देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर विश्वदीप गुरु आश्रम शोध संस्थान जयपुर एवं श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच अध्यक्षता के लिए उपस्थित हैं आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज विद्यमान हैं और सारस्वत अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश के प्रकांड पंडित ज्योतिष व्याकरण साहित्य एवं विभिन्न शास्त्रों के प्रख्यात प्रसिद्ध मनीषी आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी और आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं राजस्थान संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ प्राध्यापक और संस्कृत भारती के प्रमुख और धुरंधर प्रचारक आदरणीय डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा जी और लिपि विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आपको 10 दिवस तक जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे श्री आनंद शर्मा जी। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में माँ सरस्वती माँ शारदे को माल्यार्पण और भगवान श्री कृष्ण के लिए माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आज के सभी आदरणीय अतिथि महानुभावों से आग्रह करूंगा कि पधारें और दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मैं सारस्वत अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी को। आप पधारें और हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी। नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी नित्या यतः सर्व प्रवृत्तयः। आज का दिन अत्यंत पावन दिवस है जो भगवती सरस्वती के अवतरण का दिवस है। इस पावन दिवस पर इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे इसमें आमंत्रित किया गया। देखिए, पांडुलिपि एक ऐसा विज्ञान है जिस पर हमारी संपूर्ण ज्ञान राशि का दायित्व निर्भर है। आज भी भारतीय ज्ञान का अधिकांश इन पांडुलिपियों में बंद है, किंतु पांडुलिपियों के पाठक दुर्लभ प्राय हो गए हैं तथा पांडुलिपियों को पढ़ना एक कठिन कार्य हो गया है। ऐसे समय में पांडुलिपियों को सीखने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके वर्णमालाओं को जानने के लिए और किस प्रकार से पुरातन विद्वानों ने उन ग्रंथों को लिखा था, तो यह पहचानना आज के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्ञान राशि तभी बाहर आ सकेगी जब पांडुलिपियों के माध्यम से इसका अन्वेषण किया जाए। ऐतिहासिक दृष्टि से तो इसका महत्व है ही, पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रमाण हैं उनमें ऐतिहासिक प्रमाण और पुरातात्विक प्रमाण ही
सबसे उत्तम कोटि के माने जाते हैं और इस आधार पर हम कई उन तथ्यों को सुलझा सकते हैं जो हमारी संस्कृति में और हमारी सभ्यता में, हमारी जीवन शैली में ऐसे विषय हैं जो काफ़ी गूढ़ हैं, लेकिन उनके विषय में कई प्रकार की विषमताएं दिखाई देती है और उन विषमताओं को विवाद का विषय बना दिया जाता है। इसलिए आज ये अत्यंत आवश्यक है। और लिपियां भारत में बहुत हैं जिनकी संख्या गणना क्या है कि सहज नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुख्य लिपियां हैं उनमें विश्व गुरुदीपाश्रम शोध संस्थान ने जो प्रवृत्ति की है वह पर्याप्त प्रशंसनीय है। और इन लिपियों में आज ये ब्राह्मी लिपि विषयक जो कार्यशाला आरंभ हो रही है, तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और यह वैदिक काल में विद्यमान थी। इसके प्रमाण पंडित मधुसूदन ओझा जी ने वेद में से अनेक प्रमाण दिए और उनके आधार पर यह सिद्ध किया था कि वैदिक काल में यह विद्यमान थी। यद्यपि इतिहासकारों ने मौर्य काल से कुछ पहले के समय से क्या है कि इस लिपि को माना है, लेकिन वह केवल इस आधार पर कि जो शिलालेख उनको उपलब्ध हुए हैं, जो प्रमाण है, उससे पुराने प्रमाण उनको उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं होने से ये नहीं हो सकता कि ये लिपि पुरानी नहीं है, क्योंकि इसके जो लिखित प्रमाण हैं, लेख्य प्रमाण भी हमारे क्या है कि वेदों के अंदर निहित है और उन पर भी दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जब विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को मान लिया गया है, तो उसमें जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, तो उन प्रमाणों के आधार पर हमको उस लिपि को भी उतना ही पुराना मानना पड़ेगा। इसी प्रकार वेदों में इस ब्राह्मी लिपि को जो त्रिंशद्धामा वाक् कहा गया है, यानी 30 वर्णों वाली इसकी जो वर्णमाला थी, उस वर्णमाला के विषय में जो बताया गया है उस आधार पर उसमें ओंकार भी सम्मिलित है, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो वास्तविक जो वर्णमाला थी, उस वर्णमाला की जानकारी अत्यंत आवश्यक है और यदि हम उसको पढ़ेंगे तो हमें हो सकता है कि प्राचीनतम जो पांडुलिपियाँ हैं, चाहे वो हमारे यहाँ विद्यमान हो या भारत के किसी भी प्रांत में, भारत से बाहर विश्व में कहीं भी हो, लेकिन उन पांडुलिपियों का हम सम्यक आलोचन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और उनके आधार पर हम जो उसकी ज्ञान राशि है उसको जान सकते हैं, तथा उसके आधार पर जो भी हमको जानकारी देनी है या जो जानकारी हमारे उपयोग की हो सकती है, तो उस जानकारी से अवगत होना हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और इसी में क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, जिसे वो इसके माध्यम से पूर्ण हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज ये जो शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं जो है विराम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय साव सर। हमारे बीच में जो है इस कार्यशाला के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो मुख्य वक्तव्य प्रदान करेंगे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने मुख्य वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय शर्मा जी। उन तथ्यों से अनभिज्ञ रहे जो स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि लिपि बहुत पहले से विद्यमान है और वस्तुतः वेदों की जो ऋचाएं सुनी गई थी उनको लिपिबद्ध भी किया गया था और इसी के प्रमाण वेदों में मिलते हैं।
यजुर्वेद के 15वें अध्याय के 4थे सूक्त में मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है, एक शब्द आता है क्षुरभ्रज। क्षुर उपयोग में लिया जाता है लोहे की कलम के लिए, और ब्रज पत्र के लिए, वो वाणी जो पत्र पर प्रकाशित हो रही है। अब कोई चीज पत्र पे प्रकाशित तब होगी जब वो लिखी जाएगी, जब तक लिखी नहीं जाएगी तब तक वो पत्र पे दिखाई नहीं देगी। और शुर जो कि धातु से बनी हुई कलम के लिए उपयोग में हो रहा है, तो कलम विद्यमान थी, इसलिए निश्चित रूप से लेख भी विद्यमान रहा होगा। तो ये प्रमाण है जो ये साबित करता है, ये सिद्ध करता है, स्थापित करता है कि उस समय लिपि विद्यमान थी, लिखा जा रहा था शास्त्र। इसी प्रकार कृष्णद्वैपायन ने जब हिमालय के वनों के अंदर बद्री वन में संहिताओं का संकलन किया, तो उन्होंने वहां पे स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने विभिन्न संहिताओं का संकलन करके और उनको फिर विभाजित किया। अब किसी चीज का संकलन किया जाना है, इकट्ठा किया जाना है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लिखी हुई है, रखी हुई है, वस्तुएं हैं जिनका इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने उन लिपियों में लिखी हुए वेदों को वेद मंत्रों को इकट्ठा करके उनका विभाजन किया। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि लिपि विद्यमान थी। 2000 साल पहले, 2200 साल पहले लिपि विद्यमान नहीं थी, ये पाश्चात्यों का कहना इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा है कि जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं तो राम नाम अंकित अंगूठी देते हैं। अब ये तो हमारे विवेक की बात है, हम रामायण, वाल्मीकि रामायण का अभ्यास भी करते हैं और सुंदरकांड के अंदर ये है, और बहुत पंडित सुंदरकांड भी पढ़ते हैं। तो जब तक कोई लिपि नहीं होगी तब तक नाम अंकित कैसे किया जा सकता है? इन सब तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि लिपि अशोक के काल से पहले भी थी। और उस समय, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे अमरकोश को देखते हैं तो वहां पे सरस्वती के नाम में ब्राह्मी भी आता है और ब्राह्मी लिपि भी है, इसलिए वेद काल की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। इसका एक दूसरा प्रमाण और एक कथा के अंदर मिलता है। रजास्व एक ऋषि थे, वो रजास्व ऋषि के पुत्र थे जो ब्राह्मणों के विरोध में थे, और ब्राह्मी लिपि जब प्रचलित थी तो उन्होंने ब्राह्मणों के विरोध को आधार बना करके और उसके विपरीत खरोष्ठी लिपि बनाई। ब्राह्मी लिपि बाएं से दक्षिण की ओर चलती है, खरोष्ठी लिपि दक्षिण से बाएं की ओर चलती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि खरोष्ठी से पूर्व की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इस प्रकार विभिन्न प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मी लिपि वेदकाल की प्रथम लिपि है। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सुरेंद्र जी के प्रयास से और आनंद जैसे एक कर्मठ युवा शोधकर्ता के साथ आप इस कार्यक्रम को संपादित करने जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी का हमको आशीर्वाद मिलेगा, प्रोफेसर रामदेव साहू जी का हमको निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। तो ऐसे एक सशक्त संस्थान के साथ मिलकर के आप लोग इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भाषा का आपको अद्भुत ज्ञान होगा और इस लिपि के ज्ञान का प्रतिफल ये मिलेगा कि इस लिपि में निबद्ध प्राचीन ग्रंथों को हम स्थापित कर सकते हैं, वर्तमान के अनुकूल उनका संपादन करके, और उस ज्ञान से जन सामान्य को हम लाभान्वित करवा सकते हैं। आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है, केवल सरस्वती का प्राकट्य दिवस ही नहीं, आज के दिवस के कई सारे पक्ष हैं जो हमें आज के दिवस को पवित्र बना बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान च्यवन ऋषि जी का नाम उल्लेखित हुआ है। भगवान च्यवन ऋषि जी का प्राकट्य दिवस भी आज ही है, यह संयोग की बात है और बड़ा शुभ दिन है। और वाल्मीकि रामायण में जब भगवान राम शबरी से मिलते हैं तो शबरी से मिलने का दिवस भी आज का ही दिवस है। आज ही के दिन शबरी से भगवान राम की भेंट हुई है। तो ये दिवस बसंत पंचमी का जो दिवस है बड़ा अद्भुत है। आज ही का दिन वो दिन है जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को उसी के क्षेत्र में अंधे होने के बावजूद भी शब्द वेदी बाण से मार गिराया था। आज का दिन ही वो दिवस है जब राजा भोज का जन्म हुआ था, और राजा भोज जो संस्कृत के स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, पोषक थे। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस, और इस दिन हमारे इस ब्राह्मी लिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से एक सशक्त आयोजन होगा, जिसका प्रतिफल हमें कालांतर में देखने को मिलेगा। आप सब ने मुझे
आतिथ्य दिया, सम्मान दिया और आप सबके दर्शन का सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और सतत इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। और ब्राह्मी लिपि का प्रथम प्रशिक्षण ही नहीं, आप जो प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, मैं तो इतना विनम्र निवेदन करूंगा कि इसका तब तक प्रशिक्षण लेते रहिए जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो जाए कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को ब्राह्मी लिपि सिखा सकता हूं। स्वयं जब तक प्रशिक्षक हम नहीं बन जाएं, तब तक हमें प्रशिक्षण का त्याग नहीं करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और सतत सीखने से लाभ निश्चित रूप से मिलता है। सीखने के साथ साथ जैसे जैसे आपको आए, वैसे वैसे किन्हीं विशेष चीजों को, श्लोकों को आप ब्राह्मी में अनुवाद कीजिए, ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि प्रथम लिपि ये थी और इसी से हमारे वेद इसी लिपि में लिखे गए थे। जो आज हमारे समक्ष है ज्ञान का भंडार, वो यहीं से आरंभ हुआ था। तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे जुड़ करके, बड़ा आनंद आया। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। 10 दिवस तक चलनी है। निश्चित रूप से बहुत सफल कार्यशाला रहेगी। इस कार्यशाला के जो मुख्य प्रशिक्षक हैं वो आज जो है आपको केवल प्रास्ताविक रूप में ही कुछ बताएंगे। तो मैं आज के जो प्रास्ताविक रूप में इस कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक हैं श्री आनंद शर्मा जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने ब्राह्मी लिपि विषय से संबंधित अपने प्रास्ताविक रूप में आज का उद्बोधन प्रदान करें। श्री शर्मा जी। वन्दे पापकदम्बदारुदहनं वेदान्तलक्ष्यस्थलं वन्दे श्रीगिरिजाननाब्जमधुपं भुक्तिप्रदं मुक्तिदं वन्दे शेषविशेषभूषणधरं गङ्गाधरं श्रीहरं वन्दे चन्द्रकलावतंशललितं सत्यं शिवं सुन्दरम्। आज बसंत पंचमी महोत्सव के अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, समारोह के सारस्वत अतिथि, वेद वेदांग व्याकरण न्याय काव्यकोश के प्रचंड मनीषी परम आदरणीय प्रोफेसर रामदेव साहू जी सर, समारोह के प्रखर एवं ओजस्वी मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर रघुवीर प्रसाद जी शर्मा एवं समारोह के समन्वयक आयोजक डॉक्टर ललित कुमार जी शर्मा एवं प्रबुद्ध जिज्ञासु प्रशिक्षणार्थीगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ब्राह्मी लिपि की कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार आज का दिवस माता सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ साथ काव्य ग्रंथों के अनुशीलन एवं वेदों के पठन पाठन का दिवस माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के दिन ब्राह्मी लिपि की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम लिपि है। हिंदुस्तान के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक इस लिपि के लेख आज भी विद्यमान हैं, जो कि हमें सर्वदेशीय व्यापकता के परिचायक हैं कि ब्राह्मी लिपि हिंदुस्तान में व्याप्त है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अधिकांश लिपियां, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जो अधिकांश लिपियां हैं, उनकी माता या उनकी जननी ब्राह्मी लिपि को कहा गया है। और अपन वैदिक परंपरा के अनुसार बात करें तो इस लिपि के सृजक, इस लिपि के कर्ता परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के कर्ता हैं, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की उसी समय इस लिपि की भी रचना उन्होंने की। इस कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया।
ब्रह्मा जी के नाम पे इसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया। वैदिक मतानुसार यह एक अपने को प्रमाण मिलता है। एक मान्यता ऐसी भी है कि प्राचीन काल में पठन पाठन का कार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, कि पढ़ना, गुरुकुल आदि चलाना, शिक्षण केंद्र चलाना, ये ब्राह्मण किया करते थे। तो ब्राह्मण शब्द से संपृक्त होकर, जो ब्राह्मण शब्द है इससे संपृक्त होकर इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया, ब्राह्मण शब्द से। एक ये मान्यता भी है कि जैन परंपरा के अनुसार, जैन जो मत है उनके अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए थे। उनकी 2 पुत्रियां थी। पहली पुत्री का नाम ब्राह्मी और दूसरी पुत्री का नाम था सुंदरी। और जैन मत के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उन्होंने विश्व को सर्वप्रथम 80 मसी कृषि का सिद्धांत दिया था। 80 मसी कृषि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने मसी सिद्धांत के अंतर्गत अपनी बड़ी बेटी ब्राह्मी को यह लिपि सिखाई थी। मसी सिद्धांत दिया था अपनी बड़ी बेटी, जिसका नाम था ब्राह्मी। तो कुछ जैन मत के अनुसार उस ब्राह्मी जो उनकी बड़ी बेटी थी, इसके नाम पर ब्राह्मी लिपि रखा गया। ये हो गया। अब अपन महाभारत में देखते हैं कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है क्या। हाँ, इसका महाभारत में भी उल्लेख है। महाभारत के शांति पर्व को अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है कि आर्यों की सर्वप्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आर्यावर्त में रहने वाले आर्य जो हैं, उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि एक भाषा है। ब्राह्मी लिपि एक भाषा है, उसका अपर नाम ही संस्कृत है। उसका अपर नाम ही संस्कृत है। ऐसा महाभारत में शांति पर्व में अपने को उल्लेख मिलता है। यह लिपि अपने समय समय की सर्वमान्य लिपि होने के कारण राजाश्रय इसको प्राप्त हुआ। इस लिपि को राजाश्रय प्राप्त हुआ। वैदिक, जैन, बौद्ध आदि धर्म ग्रंथों का आलेखन सर्वप्रथम इसी लिपि में किया गया। वैदिक, जैन, बौद्ध जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वह इसी लिपि में लिखे गए, जो भी आज भी विद्यमान है और पठन पाठन के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसका लिपि का ये है कि ये लिखी कैसे गई और कहाँ मिलती है। तो इसका यह है कि यह लिपि शिलापट्टों पे अथवा ताम्रपत्र पे भी, लोहा पत्र पे आदि पर नुकीली कील द्वारा, लोहे की जो नुकीली कील है उसके द्वारा खोदकर बाएं से दाएं, जिस तरीके से अपन देवनागरी लिपि लिखते हैं आज, उसी तरीके से बाएं से दाएं लिखी जाती थी और आज भी इसी तरीके से लिखी जाती है, जो कि मैं आपको प्रशिक्षण के तौर पे आपको बताऊंगा। ब्राह्मी से निश्रित मतलब ब्राह्मी से निकली हुई और कौन सी लिपियां हैं? मुख्य बहुत सारी लिपियां हैं। मुख्य रूप में आपको मैं आज कुछ लिपियों के नाम बताता हूँ। शारदा लिपि, वो भी बाएं से दाएं की तरह लिखी जाती है। नागरी लिपि, प्राचीन नागरी लिपि अलग है और आज की जो चलित नागरी है वो अलग है। कुछ वर्णों का अंतर है, तो वो भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो कि ये अपने को लगता है कि ये बाएं से दाएं अगर लिखी जा रही है तो इसने ब्राह्मी लिपि का ही अनुसरण किया। इन लिपियों ने भी, नागरी हो, शारदा हो, ग्रंथम हो या गुजराती हो, ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि का ही अनुसरण किया है। ब्राह्मी लिपि में शिरोरेखा नहीं होती, यह इसकी एक विशेषता है और प्रशिक्षण में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों, इस पे शिरोरेखा क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मूल कारण है कि इस पे शिरोरेखा क्यों नहीं है।
जब उन्होंने वर्ण की रचना कर ली तो रेखा की रचना तो बहुत सरल है, एक लाइन ही तो खींचनी है अपने को ऊपर। जब किसी वर्ण को अपन लिख रहे हैं कि एक लाइन नीचे लेना है, फिर एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से आप 3-4 लाइनें बना के एक वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, तो एक शिरोरेखा लिखना तो बहुत सरल है। पर ये क्यों नहीं किया, ये आपको मैं प्रशिक्षण जब दूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। उक्त ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में आयोज्य कार्यशाला के समय मैं विस्तार पूर्वक इसकी परिचर्चा करूंगा कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव, विकास और वर्णों की, और मैं आपको कुछ शिलालेख हैं जिसका मैंने ट्रांसलेशन किया है, उसका अनुवाद किया है, वो मैं आपको शिलालेख पढ़वाऊंगा आपको। और अंत में मैं पुनः एक बार शारदा महोत्सव, जिसमें आप सब भागीदार हैं, हम सब हैं, इस शारदा महोत्सव में भगवती वीणा पाणी को नमन करते हुए आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज जो है उद्घाटन कार्यक्रम था, इसलिए जो आज प्रशिक्षक महोदय ने जो अपने विचार रखे वो संक्षिप्त ही रखे हैं। कल से आपकी नियमित रूप से 4 बजे क्लास प्रारंभ होगी और पूरा 1 घंटा जो है प्रशिक्षक महोदय पूरे विस्तृत जो है ब्राह्मी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं जो है आज के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य जो अध्यक्षीय उद्बोधन हैं उसके लिए परम श्रद्धेय आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज को अनुरोध करता हूं कि वो अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय महाराज जी। आज वसंत पंचमी का पर्व है। इस दिन को सरस्वती माता जी का पूजन किया जाता है। इसे सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। वैदिक काल से इस दिन का विशेष महत्व रहा है। 16 संस्कारों में वेद आरंभ संस्कार इसी दिन किया जाता है। वेद आरंभ अर्थात अक्षर संस्कार, पढ़ाई की शुरुआत। आज के दिन भी हम यहाँ आप सबको इस संस्कार की पुनरावृत्ति वसंत पंचमी के पर्व का महत्व स्थापित कर रहे हैं। और सबके सुखद संयोग ये है कि जैसे अमर कोश में कहा है, ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वानी सरस्वती। ब्राह्मी को भाषा, ब्राह्मी को सरस्वती बताया गया। आज ब्राह्मी लिपि का शुरुआत स्वयं सरस्वती देवी का प्रकटोत्सव इस महत्वपूर्ण पर्व की एक रूपता सिद्ध करता है। आज बहुत अच्छा वार है, वसंत पंचमी, और हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर जी, मुख्य वक्ता शर्मा जी, फिर सारस्वत अतिथि रामदेव जी साहू जी, और प्राचार्य दिगंबर जैन कॉलेज ललित किशोर जी, और हमारे जो अभी आचार्य होंगे आनंद शर्मा जी। और मैं बहुत खुश हुआ देख कर के कि आप लोगों के बीच में कई सारी डॉक्टर है। मतलब आप लोगों ने पढ़ना छोड़ा नहीं, आप दूसरों को पढ़ाते। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो हमको अभी सुन रहे, जो इस क्लास में सम्मिलित होंगे, बहुत आप लोग ज्ञानी है, आप भी गुरु हैं। तो लेकिन मैं आज बहुत आनंद की विषय है कि आप लोग हमारे साथ इस कक्षा में सम्मिलित हो गए। और इस शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार
श्रद्धेय महाराज जी, आप सभी प्रतिभागियों से मेरा आग्रह है कि आज का जो है ये उद्घाटन सत्र था, इसलिए संक्षिप्त ही रहा। कल से जो है आप सभी प्रतिभागी जो हैं सारे प्रबुद्ध प्रतिभागी हैं और विभिन्न भारत के विभिन्न कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं और आप सभी जो हैं कल से 4 से 5 आपकी कक्षा का सत्र रहेगा और आपके जो भी प्रश्न हैं, किसी भी तरह की जिज्ञासा हैं, आपका ग्रुप बना दिया गया है, आप सभी के विचार उसमें आमंत्रित हैं। अतः मैं आज इस उद्घाटन सत्र को यहीं विराम देता हुआ आप सभी को सादर धन्यवाद और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।